अंग्रेजों ने किसानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे। एक अत्याचार अंग्रेजों ने किया हमारे देश में, डलहौजी नाम का एक अंग्रेज आया और उसने एक अत्याचारी कानून बनवा दिया इस देश में। उस कानून को दुर्भाग्य से अभी तक हम चला रहे हैं। उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन को हड़पने का कानून। अगर सरल हिंदी में बोले तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम। लेकिन इससे असली बात पता नहीं चलती है। असली बात पता चलती है जमीन को छीनने का कानून। इससे पता चलता अधिग्रहण और छीनने में जमीन आसमान का अंतर है। अधिग्रहण में पता है क्या होता है, आपसे मुझे जमीन लेनी है और आपको अपनी जमीन मुझे बेचनी है, तो आपकी राजी है बेचने की और मेरी राजी है खरीदने की, तब तो होगा अधिग्रहण। जब मेरी राजी नहीं जमीन बेचने की और आप जबरदस्ती मेरी जमीन पे कब्जा कर लोगे तो वो है छीनना, अपहरण करना जमीन का। तो डलहौजी नाम के एक अंग्रेज ने ये कानून बना दिया कि भारत के जितने किसानों के पास जमीन है ये सब छीन ली जाए, और उस कानून को उसने पारित करवा दिया 1840 में लैंड एक्विजिशन एक्ट के नाम पर। परिणाम ये हुआ कि सारे देश के 10 करोड़ किसानों से अंग्रेजों ने जमीनें छीनी, गांव गांव और जमीनें। डलहौजी भारत में 10 साल रहा और वो भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उस जमाने। अंग्रेजों के सबसे बड़े अधिकारी को गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। तो डलहौजी गवर्नर जनरल की हैसियत से आया, 10 साल रहा। 10 साल के समय में उसने अपनी एक डायरी मेंटेन की। डलहौजी की एक आदत थी कि रोज की रोज वो अपनी डायरी लिखता था। तो 1857 से और 1846 के बीच की जो डायरी है उसके बहुत सारे पन्ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे हुए। उन पन्नों की कुछ फोटोकॉपी हमारे पास भी है। तो उसमें से एक वाक्य सुनाता हूँ। डलहौजी लिख रहा है अपनी डायरी में कि मैंने लैंड एक्विजिशन एक्ट की मदद से हर दिन कम से कम 35,000 किसानों से जमीनें छीनी है हर दिन। और मेरी जो पूरी फौज है, माने अंग्रेजों की जो पूरी आर्मी है, इसने भारत के करोड़ों किसानों से जमीनें छीनी होंगी। जब मैं अकेला एक दिन में 35,000 किसानों से जमीनें छीन सकता हूं और 10 साल लगातार मैंने ये काम किया है, तो मेरे सैनिकों ने कितना बड़ा पराक्रम किया होगा, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। ऐसा उसने एक वाक्य लिखा है। तो पता चलता है कि डलहौजी जैसा कुख्यात अंग्रेज अधिकारी एक दिन में 35,000 किसानों को भूमिहीन बनाता, 10 साल वो ये काम करता। फिर वो चला गया। फिर दूसरा अंग्रेज आया जिसका नाम था केनिंग। केनिंग ने भी यही काम किया। फिर केनिंग चला गया, उसके बाद तीसरा आया, फिर चौथा आया और आखिरी अंग्रेज जो इस देश में था माउंटबेटन। तब तक यही सिलसिला चलता रहा जमीनों को छीनने का। और माउंटबेटन जब यहां से गया तब उस समय आंकड़ा था कि 10 करोड़ किसानों से अंग्रेजों ने जमीनें छीनी और वो भूमिहीन हो गए। और ये कानून अंग्रेजों ने लागू किया इस देश में। सबसे बड़ा अत्याचार ये था अंग्रेजों ने जो किसानों पर किया। दूसरा अत्याचार अंग्रेजों ने जो किया किसानों पर वो ये कि किसानों से लगान वसूल करते थे अंग्रेज। डलहौजी के समय में किसानों से जो लगान वसूला जाता था वो कुल उत्पादन का 90% होता था। इसको सरल तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए कोई किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो अंग्रेजों की सरकार उससे 90 क्विंटल गेहूं छीन लेती, टैक्स के हो, लैंड रेवेन्यू के हो। कोई किसान 100 क्विंटल धान पैदा करे तो 90 क्विंटल धान उसका छिन जाता। कोई किसान 100 क्विंटल धान पैदा करे तो 90 क्विंटल धान अंग्रेज ले लिया करते थे। माने उत्पादन पर अंग्रेज टैक्स लिया करते थे किसानों से और वो 90% होता। और ये अत्याचार पूरे भारत के करोड़ों किसानों पर अंग्रेजों ने किया। एक अत्याचार किया जमीन छीनी, दूसरा अत्याचार किया कि 90% लगान लगा दिया उत्पादन पर, और तीसरा उससे भी बड़ा अत्याचार था कि किसानों के घरों में जो माताएं होती थी, बहनें होती थी, बेटियां होती थी, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा उनके बेइज्जती की, अपमान किया और उनके साथ बलात्कार। थोड़ी देर पहले मैंने जिस अंग्रेज का नाम लिया, नील कानपुर में पोस्टेड था अंग्रेजों की तरफ से, सेना का अधिकारी। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि हमको आदेश दिया गया था कि हर दिन हम गांव में जाएं और गांव में जो माताएं बहनें स्त्रियां हमें मिले उनको हम नंगा करें, नंगा करके उनके शरीर के एक एक हिस्से को गर्म सलाखों से दागें। और इतना ही नहीं, भारत की स्त्रियों के इस तरह के अत्र भाग को चिमटे से तब तक दबाएं जब तक कि उसमें खून ना निकले। ये नील ने अपनी डायरी में लिखा है। और वो कहता है कि हमको आदेश मिला था कि जब तक भारत में हमें रहना है इसी तरह के अत्याचार गांव गांव की स्त्रियों पर करने। तो ये अत्याचार बड़े पैमाने पर गांव के किसानों की माताओं बहनों के साथ हुए। और एक और अत्याचार अंग्रेजों ने किया जिसको भारत के किसान कभी पसंद नहीं कर सकते। भारत के किसानों की जीविका का जो सबसे बड़ा आधार है वो गाय है। हमारे देश में खेती का पूरा तंत्र गाय पर आधारित है। अच्छी खेती होती रही इस देश में तो उसका कारण था गाय का गोबर और गाय का मूत्र। 1840 के आसपास अंग्रेजों ने भारत के खेती का एक सर्वेक्षण कराया था और वो सर्वेक्षण करने वाला जो अंग्रेज था उसका नाम था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने भारत के गांव गांव में जाकर आंकड़े इकट्ठे किए थे। तो वो कहता है कि भारत के साधारण खेतों में 1 एकड़ खेत में 56 क्विंटल धान पैदा होता है, जो दुनिया के किसी देश में नहीं होता। जिस समय थॉमस मुनरो ने ये आंकड़ा अपनी सर्वे में लिखा है उस समय के बारे में थॉमस मुनरो कह रहा है कि दुनिया के सबसे अच्छे खेतों में 1 एकड़ में 30 क्विंटल से ज्यादा धान कभी भी पैदा नहीं हुआ, लेकिन भारत के खेतों में 1 एकड़ में 56 क्विंटल धान पैदा हो रहा है। उसका एकमात्र कारण है गाय का गोबर और गाय का मूत्र। वो कहना भारत की गाय का जो गोबर है और भारत की गायों का जो मूत्र है वो दुनिया में सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है और सबसे अच्छा पेस्टिसाइड। तो भारत की गाय हमारे किसानों के लिए बहुत महत्व की रही है।
हमने ऐसे ही गाय को मां नहीं कहा है। मां कहने के पीछे कई बड़े कारण रहे। उनमें से एक कारण है कि गाय के गोबर और मूत्र से खेत का उत्पादन अच्छा हो। दूसरा बड़ा कारण रहा कि गाय का दूध हमारे बच्चों के लिए और शरीर के सभी अंगों के लिए पुष्टिकारक है। आपको एक रहस्य की जानकारी देना चाहता हूं। दुनिया में मां के दूध को छोड़कर जितने भी जानवरों का दूध पिया जाता है, जैसे गाय का दूध, जैसे भैंस का दूध, जैसे बकरी का दूध, जैसे ऊँटनी का दूध, जैसे हथनी का दूध, जैसे घोड़ी का दूध, मां को छोड़कर जितने जानवरों का दूध हम पी सकते हैं, उन सभी दूधों में और गाय के दूध में जमीन आसमान का अंतर है। और वो अंतर क्या है? किसी भी दूध में आयरन नहीं होता, सिर्फ गाय के दूध में ही आयरन होता है। कैल्शियम तो सभी दूध में मिलेगा, गाय के दूध में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में, भेड़ के दूध में, गधी के दूध में, घोड़ी के दूध में, ऊँटनी के दूध में, हथनी के दूध में कैल्शियम मिलेगा। आयरन नहीं है। आयरन सिर्फ गाय के ही दूध में, भैंस के दूध में भी नहीं, सिर्फ गाय के दूध। तो भारत के लोग गाय के दूध को सर्वोच्च मानते रहे, सबसे अच्छा मानते रहे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आयरन बेस है, लोहा सबसे ज्यादा है गाय के दूध में। तो इसलिए गाय को हमने माना कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, खेतों के लिए भी और शरीर को मिलने वाले जिनिस के लिए। और हमारे यहाँ खेती होती रही बैलों के द्वारा। ट्रैक्टर तो अंग्रेजों ने लाया इस देश में। अंग्रेजों के पहले तो सब खेती बैलों से होती थी और बैल गाय के द्वारा ही आते हैं। तो बैल हमारी खेत के लिए जरूरी है तो गाय बहुत जरूरी है, गोबर गोमूत्र बहुत जरूरी है तो गाय बहुत जरूरी है, दूध और घी बहुत जरूरी है तो गाय बहुत जरूरी है। इसलिए किसान गाय को बहुत महत्व देते रहे। अंग्रेजों ने इसी गाय को काटना शुरू किया था इस देश में। इतिहास के कुछ दस्तावेजों की एक जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो ये, अंग्रेजों के पहले भारत के किसी भी राजा ने कभी भी गाय को काटने नहीं दिया। हमारे भारत में सबसे कट्टर जो मुस्लिम राजा माना जाता है ना, औरंगजेब, जो मंदिर तोड़ देता था, मूर्तियों को खंडित कर देता था, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाता था, हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाता था। जजिया का मतलब होता है हाउस टैक्स। वो औरंगजेब ने भी कभी गाय नहीं कटने दी इस देश। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि औरंगजेब का साम्राज्य भारत में जितने स्थानों पर था, वहां कानून था कि अगर किसी ने गाय को काटा तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। और कुछ समय तक तो औरंगजेब ने इतना सख्त कानून बनाया कि अगर किसी ने गाय को काटा तो उसको तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाए। ये औरंगजेब के समय में। अब औरंगजेब से ज्यादा कट्टर मुस्लिम राजा नहीं हुआ कोई इस देश में, लेकिन वो भी गाय को नहीं कटने देता। मैंने इसको बड़ा खोजने की कोशिश की कि क्या औरंगजेब को गाय से प्रेम था या कोई और दूसरी बात। तो एक जगह औरंगजेब ने खुद लिखा है, उसकी अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। वो ये कहता है कि मेरे पिताजी ने मरते समय मुझे एक ही वचन दिया। उसका पिता जब मरा औरंगजेब का, तो कहता है मेरे पिताजी ने मरते समय मुझसे एक ही वचन दिया था कि बेटा, भारत पर अगर शासन करना है तो गाय को काट कर नहीं हो पाएगा, ये तुम ध्यान रखना। तुमने अगर गाय कटवाई तो तुम्हारा शासन इस देश में एक दिन भी नहीं चल पाए। तो वो कहता है मैंने पिताजी को पूछा क्यों, तो उसने कहा कि पिताजी ने मुझे समझाया कि तुमसे ज्यादा शासन मैंने किया है इस देश पर। मुझे मालूम है कि भारत के लोग गाय को बचाने के लिए किसी को भी काट सकते हैं। वो कहता है एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा मजाक में कि तुमने अगर गाय काटी तो तुम्हारी गद्दी एक दिन नहीं रहेगी इस देश में, तुम्हारी सल्तनत एक दिन नहीं चलेगी, इसलिए गाय को मत काट। बाकी किसी को काटते रहें, गाय भी मत काट। भैंस को काट लेना, बकरी को काट लेना, बकरे को काट लेना, पेड़ को काट लेना, गधे और घोड़े को कटवा लेना, ऊंट को कटवा लेना, गाय मत कटवा। तो औरंगजेब ने जिंदगी भर अपने पिता की इस बात को अपनाया, उसने गाय नहीं कटने दी इस देश। औरंगजेब के अलावा एक और बड़ा मुस्लिम शासक जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, अकबर। अकबर के जमाने में भी यही कानून था कि कोई गाय काटेगा तो उसके दोनों हाथ काटे जाए, दोनों कान काटे जाए और जीभ काटी जाए। तो अकबर रहा हो, औरंगजेब रहा हो, शाहजहां रहा हो, हुमायूं रहा हो या बाबर रहा हो, इन सब ने गाय को माना, महत्व दिया और उसको कटने नहीं दिया। और उसके पहले तो कोई सवाल ही नहीं था भारत में गाय कट सके। अंग्रेजों ने सबसे पहले गाय काटना शुरू किया 1760 में। 1760 में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया बंगाल पर, और बंगाल में पहला कत्ल खाना अंग्रेजों ने खोल दिया कलकत्ता में। कलकत्ता में तो कत्ल खाना अंग्रेजों ने खोला, उस कत्ल खाने को आजादी के 63 साल के बाद भी हम बंद नहीं करा, अभी भी वो चालू। अंग्रेजों ने जो कत्ल खाना कलकत्ते में खोला था, उस कत्ल खाने में एक दिन में 300 गाय कटती थी। अब आजादी के 63 साल के बाद इसी कत्ल खाने में एक दिन में 14,000 गाय कट रही है। ये कत्ल खाना कलकत्ते में मोनी ग्राम नाम के एक स्थान पर है, आप वहां चले जाइए, आपको उसके सारे प्रमाण मिल जाएंगे। अंग्रेजों ने गाय कटवाना शुरू किया, और अंग्रेजों को गाय कटवाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? 2 उद्देश्य थे। एक तो ये था कि उनको गाय का मांस खाना है, दूसरा उद्देश्य था किसानों को बर्बाद करना। और किसानों को क्यों बर्बाद करना है? तो सारे अंग्रेज अधिकारी ये कहा करते थे कि भारत में अगर अंग्रेजों की सरकार को कोई उखाड़ेगा तो ये भारत के किसान ही उखाड़ेंगे, इसलिए इनको बर्बाद करो किसानों। तो गाय कटे, बैल कटे तो खेत के लिए गोबर न मिले, मूत्र न मिले तो खेत में उत्पादन कम हो, तो किसान गरीब हो जाए। और किसानों के ऊपर लगान इतना लगा दो 90% कि वो कभी खड़े ही ना हो पाए। किसानों की जमीनें छीन लो ताकि वो जिंदगी भर के लिए हमारे गुलाम हो जाए। इतने अत्याचार किसानों पर अंग्रेजों ने किए थे